हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लीगल चैनल। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम क्लियर करेंगे आज, ताकि आपको पूरा ये एक्ट जो है ये समझ में आ जाए, उसका बेस जो है वो आपका पक्का हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो इटसेल्फ कहता है कि 1872 यानी कब बना है, ये ब्रिटिश जब थे उस टाइम पे इंडिया में ये एक्ट बना था। तो ये क्या है, ये एक्ट वाज पास बाय ब्रिटिश इंडिया एंड बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। और ये 1 सितंबर 1872 से जो है वो एप्लीकेबल हो गया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये रिलेट करता है या ये गवर्न करता है किस चीजों को, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी लॉ है वो जो है वो सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस जो है, 5-6 डेफिनेशंस हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगी। तो वो बेस है कॉन्ट्रैक्ट का, वो आपको समझ में आ गया तो आगे वो जो भी कंसेप्ट है अलग अलग वो समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट हम किसे कहेंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट जो है, जैसे आजकल जो है हर एक चीज यानी मोस्टली जो मर्केंटाइल लॉ है या बिजनेसेस है, ये यहाँ पे जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये किए जाते हैं। ठीक है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत वो इंफोर्सेबल कब बनते हैं, तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे? जब दो या दो लोगों से बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है जिसमें इसके बहुत सी बार यानी इस पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्जाम में, कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो वहां पे एग्रीमेंट होता है, यानी पहले एग्रीमेंट होता है और जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अभी एग्रीमेंट जो है ये हर एक एग्रीमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो फिर अभी किस तरह के एग्रीमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, तो ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो जो भी एग्रीमेंट है वो इंफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अभी ये इंफोर्सेबल बाय लॉ कब होगा, ये समझने के लिए कुछ चीजें जो है वो ध्यान में लेना जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो एग्रीमेंट कब होगा? जब दो लोगों के बीच में या दो पार्टीज के बीच में जब कोई एग्रीमेंट होता है। अभी एग्रीमेंट किसी चीज पे होने के लिए, एग्रीमेंट यानी क्या होगा कि एक पार्टी की तरफ से दूसरे पार्टी को प्रपोजल जाएगा, सामने वाली पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी, तो फिर वो क्या बनेगा? प्रॉमिस बनेगा। और वो जो प्रॉमिस है, हाँ, वो प्रॉमिस यानी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि प्रॉमिस बनता है दो लोगों के बीच में, और वो प्रॉमिस जो है उसमें और एक चीज क्या होना जरूरी है? कंसिडरेशन होना जरूरी है। तो फिर वहां पे उसे हम कहेंगे वो जो प्रॉमिस है, हाँ, वो मैंने प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ये दोनों चीजें जहां पे आएगी तो वहां पे हम उसे एग्रीमेंट कहेंगे। तो अभी ये जो है एक पार्टी प्रपोजल देती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है, तो वहां प्रॉमिस बन जाता है, वहां पे कंसिडरेशन होता है। ठीक है, कि मैं तुम्हारे लिए चीज करूंगी, उसके बदले तुम मेरे लिए चीज करोगे। ठीक है, यानी जैसे मैं तुम्हें ये चीज बेच रही हूँ, उसके बदले तुम मुझे पैसे दोगे। तो इस तरह का जो भी पैसे मिलते हैं उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं, वो बदला। हाँ, ठीक है, एक पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करती है तो सामने वाली पार्टी उसके बदले वो उसकी जो भी टर्म कंडीशन है वो परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये जो है ये चीज है। तो जैसे प्रपोजल एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस बन जाएगा, प्रॉमिस यानी कंसिडरेशन जब वहां पे होगा तो हम उसे एग्रीमेंट कहेंगे। ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब होगा? जब पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कॉम्पिटेंट पार्टी होगी इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होगा वो लॉफुल होगा। यानी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा और बाद में किसी ने परफॉर्म नहीं किया तो एक्ट के अंतर्गत अगर रेमेडी क्लेम करेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज अनलॉफुल। तो ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, वहां पे लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए,
फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टी की। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स वहां पे रहेंगे, तो फिर वो जो एग्रीमेंट होगा पार्टी के बीच में, वो जो है वो एग्रीमेंट हम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऐसा कहेंगे, तो वो इन्फोर्सिएबल माना जाएगा। अभी इसमें कुछ टर्म्स है कि जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है यानी वो क्या इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है यानी क्या, वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या टर्म है, तो ये ना वॉइड होता है ना वैलिड होता है, ये बीच में के टर्म है। यानी कैसे वॉइडेबल यानी कैसे, तो ये पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन पे डिपेंड है। अगर वो उसे एक्सेप्ट करेगी तो फिर वो वैलिड हो जाएगा, अगर वो रिजेक्ट करेगी तो फिर वो वैलिड माना नहीं जाएगा। तो वॉइडेबल में भी, वॉइडेबल एग्रीमेंट में क्या है कि सपोज कोई पार्टी की कंसेंट अगर फ्रॉड से ली गई है, या कोएर्शन अंडी इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, उसको फंसा के अगर कोई कंसेंट ली गई है, बाद में उसे मालूम पड़ा, तो वो रिजेक्ट कर सकता है क्योंकि ये जो है उसे फंसाया गया है। तो यहाँ पे जो है ये जो एग्रीमेंट है ये लॉफुल माना नहीं जाएगा क्योंकि उसे यहाँ पे फंसाया गया है, तो यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है। तो ये जो है ये मैंने एक आपको बेसिक आइडिया दे दी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कब इन्फोर्सेबल होता है। तो हमने अभी समझा कि एग्रीमेंट क्या है, प्रॉमिस क्या है, ठीक है, कंसिडरेशन क्या है, फिर एग्रीमेंट लॉफुल होने के लिए, इन्फोर्सेबल होने के लिए क्या चीजें जरूरी है। तो चलिए अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। जो मैंने अभी आपको समझाया वही हम अभी देखते हैं। प्रपोजल, तो प्रपोजल यानी क्या, प्रपोजल सेक्शन 2A, प्रपोजल यानी क्या कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such an act or abstinence, he is said to make a proposal। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिग्निफाई करती है his willingness कि वो ये चीज करना चाहता है या ये चीज नहीं करना चाहता है, तो उसके बदले, ठीक है, तो उसके बदले मुझे कुछ कंसिडरेशन मिले, ठीक है, तो ये प्रपोजल होता है। ठीक है, तो एक चीज करने के लिए भी हो सकता है या अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग वो भी हो सकता है, ये दोनों चीजें इसमें आती है। एक्सेप्टेंस, जब सामने वाली व्यक्ति जो है उसका जो भी प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करती है, तो वो क्या होता है, एक्सेप्टेंस माना जाएगा। When the person to whom proposal is made signify his assent thereto, the proposal is said to be accepted। Proposal when accepted become a promise। proposal दिया जाता है, उसे एक्सेप्ट किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रॉमिस। पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर एंड पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी। ठीक है, जो जो प्रपोज करता है या प्रपोजल देता है वो प्रोमिसर होता है, और जो उसे एक्सेप्ट करता है उसे प्रोमिसी कहा जाता है। एग्रीमेंट, अभी एग्रीमेंट क्या है, every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीमेंट क्या कहेंगे, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉमिस। अब जहाँ पे वो प्रॉमिस है, किस चीज के ऊपर दोनों ने एग्री किया है, तो वो जो भी टर्म कंडीशंस है, ठीक है, तो वो जो है उसे हम प्रॉमिस कहेंगे, जिसके ऊपर दोनों ने कंसेंट दी है, तो वो जो है वो प्रॉमिस। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन यानी एक दूसरे के लिए वो चीज कर रहे हैं, ठीक है, मुबदला यानी मैं आप किसी से वो चीज खरीद रही हूँ, उसके बदले मैं उसे पैसे दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैं जो पैसे दे रही हूँ वो कंसिडरेशन हो गया, या मैं जो पैसे दे रही हूँ उसके बदले वो मुझे वो चीज दे रहा है, तो उसके लिए मेरे पैसे जो है कंसिडरेशन मेरे लिए जो है वो उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके बदले वो मुझे दे रहा है, तो मुबदला उसे हम कहेंगे। ठीक है, तो उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। तो एग्रीमेंट यानी क्या, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। नेक्स्ट है वॉइड एग्रीमेंट, सेक्शन 2G। वॉइड एग्रीमेंट क्या है, अभी जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया कि वॉइड यानी क्या, कि जो लॉफुल नहीं होता। ठीक है, जो लॉफुल नहीं है तो वो इन्फोर्सेबल कैसे होगा, नहीं होगा। यानी किसी ने अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके टर्म कंडीशंस उसके लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, फ्री कंसेंट नहीं है, पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो जो है वहां पे वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। और ऐसा वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड यानी क्या, कि जो इन्फोर्सिएबल नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे
void agreement. An agreement not enforceable by law is said to be void. अभी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H, कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे? तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। बस सादी सिंपल डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की कि जो भी एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होते हैं उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ये इन्फोर्सिबल कब होते हैं? तो इसके पहले हमने जो चीजें देखी वो सारी वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या जरूरी है? एग्रीमेंट जरूरी है और प्लस वो इन्फोर्सिबल होना जरूरी है। इन द आइज ऑफ लॉ जो है वो लॉफुल होना जरूरी है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the party thereto, but not at the option of the other or others। तो voidable क्या है कि जो भी एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सिबल तब बनता है जब सामने वाली पार्टी जो है वो उसे कंसेंट देती है या एक्सेप्ट करती है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने कहा कि वॉइडेबल कब बनता है कॉन्ट्रैक्ट? कि जब वहां पे फ्री कंसेंट नहीं है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, कोएर्शन है, इन्फ्लुएंस है, तो वहां पे वो जो है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो हम आगे आगे के लेक्चर्स में ये जो हर एक टर्म है इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग अलग इस पे, जैसे व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, देन व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिबल, या इज एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है जैसे यहाँ दिया है इज एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, या जैसे मैंने कहा कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पूरा बेस जो है वो हमने सीखा है। तो ये आज के जो लेक्चर में ये जो कंसेप्ट है आपके क्लियर हो चुके होंगे, होप सो। तो आपको आगे के लेक्चर जो है वो बहुत इजीली समझ में आएंगे, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये जो डेफिनेशंस आज हमने देखे, जो भी टर्म आज हमने देखे, तो आप इसे वापस रिवाइज करना, ध्यान से सुनना, आपके नोट्स प्रिपेयर करना, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और जो भी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम समझेंगे। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए और अच्छे से अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।